गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम प्लेक्स वीवीयू से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है उसकी तैयारी करवा रहा है। जितना भी आप लोग का पेपर है वो सारे पेपर का तैयारी JH एग्जाम प्लेक्स करवा रहा है। चलिए, आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 14 होगा और वो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी जो सेमेस्टर 1 to 3 में जिनका MDC पेपर ज्योग्राफी है उनके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ जो झारखंड का भी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी आज का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो लेक्चर होगा वो हम लोग देखेंगे फिजियोग्राफी एंड इडियोग्राफिक फीचर्स ऑफ झारखंड। मतलब कि पिछले लेक्चर में मैंने इंडिया को देखा था विथ मैप। पिछले लेक्चर में इंडिया को देखा था, आज के लेक्चर में हम लोग किसको देखेंगे? झारखंड को देखेंगे। इसलिए आज की क्लास आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और झारखंड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, JSSC का तैयारी कर रहे हैं या फिर JPSC का तैयारी कर रहे हैं, जो भी झारखंड के आप लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड की भौगोलिक संरचना से क्वेश्चन आता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग के लिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड का भौगोलिक स्थिति। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग को पता है वीवीयू के सिलेबस में एक जो टॉपिक है वो झारखंड का एक टॉपिक है। क्या है कि हम लोग को वीवीयू के सिलेबस में झारखंड को भी पढ़ना है। तो हम लोग आज झारखंड को जानेंगे, झारखंड की भौगोलिक स्थिति को जानेंगे कि झारखंड में कौन नदी, कौन पहाड़, कौन झरना बहती है, कितने पॉपुलेशन है, कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है। आज हम यही डिस्कस करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास से कम 30 से 40% जो डॉट्स होगी वो क्लियर हो जाएगी। 100% तो मैं तो 100% क्लियर करने का कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग जो होंगे तो ऐसा हो सकता है कि 50-60% आप लोग क्लियर कर चुके होंगे आज की क्लास के बाद। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग झारखंड की भौगोलिक स्थिति को। हाँ, झारखंड की भौगोलिक स्थिति को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं रोज देता हूं। और क्यों देता हूं? ताकि आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। सेमेस्टर 2 की पेड ग्रुप एग्जाम प्लेक्स पे, JH एग्जाम प्लेक्स पे क्लास हो चुकी है स्टार्ट। सेमेस्टर 2 की बैच स्टार्ट हो चुकी है 599 रुपए में। कितना में? 599 रुपए में 18 जून से स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देर ना करें और हमारे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें आपको सारा चीज डिटेल्स में मिल रही है। पेड ग्रुप का क्लास सेमेस्टर 2 का स्टार्ट हो चुका है 18 जून से। आप लोग देर ना करें और जितना से जल्द हो सके आप लोग ज्वाइन कर ले। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी एग्जाम आएगा, एग्जाम के पहले जितने भी थ्योरी है, जितने भी नोट्स है, वो सारे चीज को मिसलेनियस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। कितना में? सिर्फ 599 में। आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द हमारे JH एग्जाम प्लेक्स के पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। ये हमारा JH एग्जाम प्लेक्स का नंबर है। जल्द से जल्द आप लोग इस पे कॉल करके और पेड ग्रुप में जुड़ जाइए। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को हम लोग के साथ मिलके मजबूत बनाइए। सेमेस्टर 2 की तैयारी मात्र 599 में, ठीक उसी तरह सेमेस्टर 4 की तैयारी मात्र 799 में। ये भी पेड ग्रुप 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। पेड क्लास 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। पेड क्लास 18 जून से स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द हमारे JH एग्जाम प्लेक्स के नंबर पे कॉल करके पेड ग्रुप में शामिल हो जाएं, ताकि क्या होगा, आप लोग को सारा चीज वो मिल सके। जितना जल्द हो आप लोग
ऐड हो जाइए। 799 में आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स और जितने भी एग्जाम के पहले जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग डील करेंगे और डीपली क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द 599 रुपए वाले पेड ग्रुप में और 799 वाले पेड ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए। 9631559973 9631559973 इस नंबर पे कॉल करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर ले और देर ना करे हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से। 18 जून से पेड क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग देर ना करें और जल्द से जल्द हमारे पेड ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि JH एग्जाम प्लेक्स ही सबसे चिप मतलब सबसे सस्ता में आप लोग की प्रिपरेशन करवा रहे, एकदम सस्ता दाम में, एकदम सिर्फ सस्ता में 599 और 799 में। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि देर ना करें और जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास में जुड़ जाइए। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड की स्थिति को। देखो झारखंड की स्थिति, झारखंड का संपूर्ण भूगोल और भौगोलिक संरचना। अब हम लोग आज की क्लास में झारखंड के भौगोलिक संरचना को पढ़ेंगे। देखिए क्या बोलता है। झारखंड भारत का 27वां राज्य है। सबको पता है झारखंड भारत का कितना राज्य है? 27वां राज्य है। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित बनने से पहले 28वां राज्य था। मतलब कि जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित नहीं बना था उस समय जो झारखंड मेरा 28वां राज्य था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया तो झारखंड हमारा 27वां राज्य बना। ठीक है। झारखंड भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। मैं जिस दिन आप लोग को इंडियन फिजिकल पढ़ा रहा था उसी में मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया था और उसी में मैंने आप लोग को आई थिंक झारखंड के बारे में बताया था कि झारखंड इंडिया में कहाँ सिचुएटेड है। तो कहाँ सिचुएटेड है? तो झारखंड जो है वो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। यह भारत का एक भू अवशिष्ट मतलब कि लैंड लॉक स्टेट है जो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में बिहार है, झारखंड के उत्तर में यानी झारखंड के ऊपर कौन सा राज्य है? बिहार है। दक्षिण में कौन सा है? उड़ीसा है। पूर्व में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश स्थित है। यानी कि हमारा जो झारखंड है वो चारों ओर से राज्यों से घिरा हुआ है, इसलिए उसे हम लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग को झारखंड की स्थिति अच्छे से समझ में आ गई होगी और झारखंड के चारों ओर जो भी राज्य है वो भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 को क्यों हुआ? क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन था, इसीलिए उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर ही हम लोग 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग किया गया। अब देखो 15 नवंबर 2000 को बिहार के 18 जिले को अलग करके किया गया था। यानी पहले झारखंड बिहार में था तो बिहार को 18 जिले, बिहार का 18 जिले मिला के बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। जब झारखंड अलग हुआ, जब झारखंड का निर्माण हुआ उस समय झारखंड में कितने जिले थे? 18 जिले थे। हम बोलेंगे कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी JSSC का तैयारी कर रहे होंगे, JPSC का तैयारी कर रहे होंगे और ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उसके लिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब पूछ दिया भारत में झारखंड में कितने जिले हैं? तो आप लोग बोल दीजिएगा सर झारखंड में 24 जिले हैं। लेकिन जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो उस समय झारखंड में कितने जिले थे? तो सर 18 जिले थे। झारखंड को किससे अलग किया गया? तो सर बिहार को बिहार को झारखंड से अलग किया गया या फिर झारखंड को बिहार से अलग किया गया। कब हुआ झारखंड का निर्माण?
15 नवंबर 2000 को। झारखंड के किनारे कितने राज्य हैं? तो झारखंड के अगल बगल में 5 राज्य हैं। 5 राज्यों के बीच में घिरा हुआ एक राज्य हमारा झारखंड है, जिसे हम लोग उसे लैंड लॉक्ड स्टेट कहते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि झारखंड की स्थिति आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। झारखंड भारत के कौन से स्थिति में है? तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इतना सारा क्वेश्चन बन गया आपका झारखंड से। चलिए देखते हैं। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, जबकि इसकी औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, सांस्कृतिक राजधानी देवघर तथा उप राजधानी क्या है? दुमका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब पूछ दिया जेपीएससी में, देखो जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा है कि झारखंड की राजधानी सब जानता है, झारखंड का उप राजधानी भी सब जानता है, लेकिन झारखंड की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो किसे कहा जाता है? तो 2-3 ऑप्शन में था। पहला था एक तो चतरा यानी भद्रकाली मंदिर, दूसरा ऑप्शन में थे गिरिडीह यानी कौन सा? पारसनाथ मंदिर, और तीसरा ऑप्शन में था देवघर यानी देवघर जो हम लोग जाते हैं, और चौथा में था आपका लिलोरी स्थान यानी धनबाद। तो क्या हुआ? बहुत सारे बच्चे लोग किसको आके मार दिए? इसको गिरिडीह यानी गिरिडीह मार दिए। अरे गिरिडीह में पारसनाथ है, सबसे ऊंचा है, और वहां जैन धर्म के लोग अधिक रहते हैं, इसीलिए सांस्कृतिक राजधानी, जबकि वो गिरिडीह नहीं हमारा देवघर होगा। यानी झारखंड के सांस्कृतिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? देवघर हो जाएगी। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, और झारखंड की उप राजधानी दुमका। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि 10 से 12 क्वेश्चन झारखंड से मैंने अभी आप लोग को कंप्लीट करवा दिया, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम में। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये थी झारखंड की भौगोलिक स्थिति कि झारखंड कहां कहां कैसे कैसे कौन सी दिशा में कहां पर स्थित है। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा में, जिसका नाम है झारखंड की पठार। अब आप लोग को पता है दोस्तों कि झारखंड जो है वो पठार वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ बाढ़ नहीं आती है। अब देखो क्या होता है पठार गोंडवाना भूमि का भाग होने के कारण झारखंड एक पठारी बाहुल इलाका है। मतलब कि जो झारखंड है वो कौन सा पठार का यानी कौन सा भूमि का भाग है? तो गोंडवाना भूमि का भाग है। यानी गोंडवाना क्रम के चट्टानों का एक भाग हमारा झारखंड भी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अगर जब भी आप लोग वीडियो को देखते हैं तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि झारखंड जो है वो गोंडवाना भूमि के भाग पर स्थित है। झारखंड के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला हजारीबाग पठार और दूसरा रांची पठार। यानी देख लीजिए मैप में झारखंड के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा हजारीबाग का पठार, देखिए हजारीबाग का पठार यहाँ है, क्या हो जाएगा? एक तो हजारीबाग का पठार और दूसरा रांची का पठार, यानी रांची का पठार यहां हो जाएगा। देखिए झारखंड को 2 मुख्य पठारों में बांटा है, 2 मुख्य भाग में बांटा है। पहला हजारीबाग की पठार और दूसरा रांची की पठार। देख लीजिए दोस्तों, झारखंड को 2 मुख्य पठार में बांटा गया है। ये पहला हजारीबाग और दूसरा रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा रांची पठार। इसी कारण झारखंड छोटा नागपुर का पठार भी कहा जाता है। यानी झारखंड को हम लोग छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? झारखंड को छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड को छोटा नागपुर का पठार भी कहते हैं। देखिए छोटा नागपुर कहाँ है, इसलिए झारखंड को छोटा नागपुर का क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। झारखंड को 2 भाग में बांट दिया, पहला हजारीबाग की पठार, दूसरा रांची का पठार। इसलिए हम लोग झारखंड को क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर की पठार कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को झारखंड का पठारी क्षेत्र अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। रांची पठार में
रांची पठार में ऊंची नुकीली पर्वतों की संख्या कम है क्योंकि रांची पठार में गुंबदनुमा पर्वत अधिक पाए जाते हैं। मतलब कि रांची पठार में ऊंची नुकीली वाली, जैसे ये वाला नुकीली वाली जो पठार होती है ना, ये वाला जो नुकीली वाली जो पर्वत होती है वो बहुत कम संख्या में है। यहाँ सबसे ज्यादा ये गुंबद वाली पठार पाई जाती है। कौन वाली? गुंबद वाली क्रम की पठारें सबसे अधिक झारखंड में पाई जाती है, रांची में। इसी कारण रांची पठार को झारखंड का संप्राय मैदान भी कहा जाता है। इसी के कारण क्या है, रांची के पठार को झारखंड का संप्रदाय मैदान भी कहा जाता है। झारखंड का संप्रदाय मैदान किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा रांची के पठार को झारखंड का संप्रदाय मैदान भी कहा जाता है। संप्राय मैदान ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां के पर्वत के ऊपर शिखर कम नुकीली या गुंबदनुमा होती है। अब देखो, संप्राय मैदान किसे कहेंगे? जहां की जो पर्वत है वो नुकीली नहीं होगी, कैसी होगी? गुंबदनुमा होगी। कैसी होगी? गुंबदनुमा होगी। जहां की पर्वत गुंबदनुमा होगी उसे हम लोग संप्राय मैदान कहेंगे। और संप्राय मैदान, झारखंड की संप्राय मैदान किसे कहेंगे? तो रांची के पठार को कहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो पर्वत नुकीली ना होकर गुंबदनुमा है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि रांची झारखंड का पर्वत आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो क्या बोलता है, हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है। पहला निचला पठार और दूसरा ऊपरी पठार। मतलब कि हजारीबाग का जो पठार है उसको दो भागों में बांटा गया है। हजारीबाग का जो पठार है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला निचला वाला पठार, ये वाला नीचे वाला, और दूसरा उठाव यानी ऊपर वाली पठार। यही हजारीबाग के पठार को हम लोग क्या किए हैं? दो भाग में बांट दिए हैं। निचले हजारीबाग पठार की ऊंचाई क्या है? निचले हजारीबाग पठार की ऊंचाई ऊपरी हजारीबाग पठार की तुलना में कम है। अब देखो, हजारीबाग पठार का जो नीचे वाला क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं हजारीबाग के पठार के ऊपर वाला क्षेत्र से कम ऊंचाई पर स्थित है। यह झारखंड के उत्तर दिशा में स्थित है। मतलब कि झारखंड के उत्तर दिशा में कौन सा स्थित है? तो झारखंड का ऊपर वाला पठार, जबकि ऊपरी हजारीबाग पठार की ऊंचाई सबसे अधिक है। सबसे ऊंचा पठार होने के कारण झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पारसनाथ पर्वत इसी पठार में स्थित है। अब कहीं ना कहीं जो पारसनाथ जो पहाड़ है वो हजारीबाग के पठार पर स्थित है। पारसनाथ के पहाड़ कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग के पठार पर स्थित है। पारसनाथ का पहाड़ कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग के पठार पर स्थित है। और वही जो पारसनाथ पहाड़ है वो हजारीबाग का सबसे उठा हुआ पठार है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको झारखंड की पर्वत को अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी झारखंड की पठार अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते, इससे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। खनिज, अब हम लोग देखते हैं झारखंड में खनिज। पठारी क्षेत्र होने के कारण झारखंड एक खनिज संपदा से संपन्न राज्य है, जहां का मिलता है? कोयला मिलेगा, सोना मिलेगा, लोहा मिलता है और यूरेनियम जैसे बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। आपको पता है झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ खनिज सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिसमें से कोयला, सोना, लोहा से लेकर के यूरेनियम तक बहुत से बहुमूल्य यानी महंगा जो खनिज होता है वो झारखंड में मिलते हैं। खनिज की दृष्टि से झारखंड एक अनमोल राज्य और झारखंड के सभी जिलों में कोई ना कोई खनिज का भंडार स्थित है। यानी खनिज की दृष्टि से, यानी खनिज सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो खनिज की दृष्टि से झारखंड एक अनमोल राज्य है और झारखंड के सभी जिलों में कोई ना कोई खनिज हमेशा मिलते रहती है और झारखंड के सभी जिले में कोई ना कोई खनिज का भंडार स्थित है। चलिए देखते हैं झारखंड में मिलने वाले प्रमुख खनिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख खनिज मिलती है। झारखंड में कौन कौन सी प्रमुख खनिज मिलती है? देखो,
झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर घाटी से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्या देख रहे हैं, झारखंड में खनिज, और वही खनिज को ही पढ़ रहे हैं क्या, कि झारखंड की तुलना जर्मनी के रूर घाटी से की जाती है, इसलिए झारखंड को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। जर्मनी एक ऐसा देश है, जर्मनी के एक देश में एक जगह है जिसका नाम है रूर, यानी जर्मनी का सबसे ज्यादा जो खनिज पाया जाता है वो जर्मनी के रूर प्रदेश में पाया जाता है। इसीलिए हम लोग झारखंड को भी भारत का रूर प्रदेश कहेंगे, क्योंकि जर्मनी में, मान के चलिए जर्मनी में एक रूर है, उसमें सबसे ज्यादा खनिज पाया जा रहा है, तो जर्मनी का रूर प्रदेश किसे कहें, रूर प्रदेश कहेंगे जहां खनिज मिलता है। ठीक उसी तरह भारत का भी रूर प्रदेश किसे कहेंगे, हम लोग कहेंगे झारखंड को। क्यों, क्योंकि यहाँ रूर में जैसा खनिज मिलता है, ठीक हमारे भारत के झारखंड में भी उसी तरह का खनिज पाया जाता है। झारखंड में 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। यानी झारखंड में 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। चलिए अब देखते हैं पहला धात्विक खनिज को। धात्विक खनिज मुख्य रूप से पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले में पाए जाती है। धात्विक खनिज कहां कहां, पश्चिम सिंहभूम कहां भैया, पश्चिम सिंहभूम मैप में देख, पश्चिम सिंहभूम, यही पश्चिम सिंहभूम। तो कहां पाए जाते हैं खनिज, तो पश्चिम सिंहभूम में पाई जाती है। ये वाला हो जाएगा, पश्चिम सिंहभूम में पाई जाती है। धात्विक खनिज कहां पाया जाएगा, तो धात्विक खनिज मुख्य रूप से पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और रांची जिले में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज में कौन कौन हो जाएगा, लोहा, क्रोमाइट, मैग्नीज, टीन, तांबा, बॉक्साइट, सोना, चांदी आदि। ये सब क्या है, धात्विक खनिज है जो हमारे झारखंड में पाई जाती है। अब देखो धात्विक खनिज कहां कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा, धात्विक खनिज कहां कहां पाया जाता है झारखंड में सबसे ज्यादा। जैसे लोहा सबसे ज्यादा कहां, पश्चिम सिंहभूम में। सबसे ज्यादा झारखंड में सबसे ज्यादा लोहा कहां, पश्चिम सिंहभूम में। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर। या आप लोग बोलते हैं कि सर 1 नंबर या क्वेश्चन बताइए, 1 नंबर या क्वेश्चन दिखाइए, यही 1 नंबर या क्वेश्चन है। झारखंड में लोहा सबसे ज्यादा कहां, पश्चिम सिंहभूम में। बॉक्साइट कहां, लोहरदगा में। क्रोमाइट कहां, पश्चिम सिंहभूम में। टीना कहां, हजारीबाग में। तांबा कहां, पूर्वी सिंहभूम में। और सोना कहां, रांची में। मतलब कि झारखंड में जितने भी धात्विक खनिज है उसकी भंडार कहां कहां देखने को मिलती है, यानी सबसे मात्रा में कहां कहां मिलती है, ये उसी को बताता है। ये आपके लिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि लोहा झारखंड में सबसे ज्यादा कहां, पश्चिम सिंहभूम में। बॉक्साइट कहां, लोहरदगा में। क्रोमाइट कहां, पश्चिम सिंहभूम। टीन, हजारीबाग। तांबा, पूर्वी सिंहभूम। और सोना, रांची में। तो ये क्या हो जाएगा, धात्विक खनिज हो जाएगा जो झारखंड में यहां पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज समझते हैं। अधात्विक खनिज मुख्य रूप से कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा और रांची जिले में पाई जाती है। अधात्विक खनिज कहां, मुख्य रूप से कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, गढ़वा और रांची जिले में पाई जाती है। इसमें प्रमुख खनिज अभ्रक हो जाता है, जिसमें अधात्विक खनिज कहेंगे ग्रेफाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट और एस्बेस्टर पाया जाता है। धात्विक खनिज किसे कहेंगे, लोहा मेटल को धात्विक खनिज कहेंगे। अधात्विक खनिज किसे कहेंगे, नन मेटल को अधात्विक खनिज कहेंगे। जैसे कोडरमा, कोडरमा में क्या पाया जाता है, तो अभ्रक। कोडरमा में क्या पाया जाता है, अभ्रक। अभ्रक सबसे ज्यादा कहां, कोडरमा और हजारीबाग में। 1 नंबर या क्वेश्चन फिर आ जाता है। ग्रेफाइट सबसे ज्यादा कहां, पलामू में। चूना पत्थर, गढ़वा, पलामू। डोलोमाइट, पलामू। एस्बेस्टर, रांची। ठीक है।
तो ये सब आपका अधात्विक खनिज हमारे झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज मुख्य रूप से हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले में पाई जाती है। मतलब कि जिससे ऊर्जा पैदा किया जाता है, जिससे ऊर्जा बनाया जाता है। इनमें कौन कौन है भैया? प्रमुख खनिज कौन है? कोयला, दूसरा यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट आदि है। ये सब ऊर्जा खनिज है। कोयला कहाँ? दामोदर घाटी क्षेत्र में। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाएगा? तो दामोदर नदी के घाटी के क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, और ये जो कोयला है वो ऊर्जा खनिज है। अब दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला अगर पाया जाएगा तो सबसे ज्यादा कहाँ? झरिया, चंद्रपुरा, करणपुरा और बोकारो। फिर बराकर बेसिन, ऊर्जा खनिज बराकर बेसिन हजारीबाग, गिरिडीह, अजय बेसिन जयंती, करैया और राजमहल बेसिन पचवाड़ा, छपरबिट्टी और गिलवाड़ी। तो ये सब क्या है? ऊर्जा खनिज है। यानी नदी के किनारे क्या खनिज? ऊर्जा खनिज, यानी बिजली का उत्पादन होगा, उसके बाद कोयला का ये बिजली का उत्पादन होगा। तो बिजली का जो उत्पादन हो रहा है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? आपका ऊर्जा खनिज का उत्पादन हो रहा है। जिससे क्या होता है? जिस खनिज को हम लोग उपयोग करके ऊर्जा पैदा करते हैं उसे ही हम लोग ऊर्जा खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज किसे कहेंगे? तो सर धात्विक खनिज हम लोग मेटल को कहेंगे, और अधात्विक खनिज नॉन मेटल को कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि झारखंड की खनिज आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और ये 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस में। यानी वीवीयू में सिलेबस के 1 नंबर पूछेगा, और जेपीएससी, जीएसएससी, पीटी का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्लास आज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है। पहला है यूरेनियम। अब यूरेनियम में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा अधात्विक ऊर्जा खनिज। यूरेनियम सबसे ज्यादा कहाँ? पूर्वी सिंहभूम, यानी जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा यूरेनियम की खान सबसे ज्यादा जादूगोड़ा में ये आ जाता है। जादूगोड़ा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है। थोरियम सबसे ज्यादा रांची, धनबाद में। इल्मेनाइट सबसे ज्यादा रांची में है। तो दोस्तों ये थी आपकी झारखंड में खनिज। नोट करके क्या लिखा है कि कुछ खनिजों के उत्पादन में झारखंड काफी आगे है। जैसे यूरेनियम, पायराइट, कोकिंग कोल लिमिटेड, अभ्रक और ग्रेफाइट के उत्पादन में झारखंड देश में सबसे आगे है। यानी सबसे ज्यादा आगे हमारा झारखंड है। किसके उत्पादन में? यूरेनियम, पायराइट, कोकिंग कोल, ग्रेफाइट और अभ्रक उत्पादन में हमारा झारखंड भारत के हर राज्यों से हमारा झारखंड आगे है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, झारखंड के खनिज को देख लिए, झारखंड के पठार को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के पर्वत को। किसको? झारखंड के पर्वत को। किसको देखते हैं? झारखंड के पर्वत को। झारखंड के पर्वत को चलिए देखते हैं क्या बोलता है। कुछ मिस्टेक थी, इसको मैंने मिटा दिया। चलिए आप लोग लिखावट पे नहीं, आप लोग मेरी जबान पे फोकस कीजिए, मेरे बोलने पे, मेरी बताए हुए बातों को सुनिए। चलिए जब आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा उस समय आप लोग लिखावट पे फोकस कीजिएगा। चलिए देखिए क्या बोलता है झारखंड की पर्वत। आपको पता है कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ छोटे बड़े सभी प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर के 1365 मीटर तक है। यानी देखते हैं कौन कौन सा पर्वत हमारे झारखंड में पाया जाता है। सबसे पहला है पारसनाथ पहाड़। प्रमुख पर्वत में सबसे पहला कौन सा है? पारसनाथ पर्वत। पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में है। कहाँ है? गिरिडीह में है। तो पारसनाथ पहाड़ कौन से पठार पे है? तो हजारीबाग के उचली पठार पे हमारा पारसनाथ पर्वत स्थित है। यानी हजारीबाग का सबसे ऊंचा पठार
पारसनाथ पठार। चलो देखते हैं। पारसनाथ पहाड़ यह झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। इस पर्वत की काफी धार्मिक मान्यताएं हैं। इस पर्वत का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। अब कहीं ना कहीं पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो कहाँ है? गिरिडीह में है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 1365 मीटर ऊंचा है। अब पारसनाथ की पहाड़ी का नाम किस पे रखा गया है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, कौन थे? पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ रखा गया है। अब दूसरा कौन सा है? त्रिकुट पहाड़ी। कौन सा है? त्रिकुट पहाड़ी। यह पर्वत झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? झारखंड के देवघर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 392 मीटर है। यानी त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई कितना है? 392 मीटर है। कहाँ है? तो देवघर जिले में स्थित है। यह पर्वत एक अच्छा धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है। अब त्रिकुट पहाड़ी में लोग घूमने भी जाते हैं। इस पर्वत से ही मयूराक्षी नदी का उद्गम भी होता है। यानी झारखंड का एकमात्र नौका गम्य जो नदी है वो कौन सी नदी है? मयूराक्षी नदी है। यानी एकमात्र झारखंड की नदी जिसपे नाव चलाई जाती है। कौन सी नदी? मयूराक्षी नदी है। और ये मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहां से माना जाता है? त्रिकुट की पहाड़ी से माना जाता है। त्रिकुट की पहाड़ी कहां है? तो त्रिकुट की पहाड़ी देवघर में है। त्रिकुट पहाड़ी की मीटर कितनी है? तो 392 मीटर है। यह है आपका झारखंड का दूसरा बड़ा पर्वत। अब आ जाता है तीसरा, रांची हिल। साइकिल से आया सनम साइकिल से रे, रांची से राउरकेला तेरे लिए। तो सोचो कितना कष्ट किया होगा वो, कितना कष्ट किया होगा दोस्तों कि साइकिल चलेते चलेते राउरकेला जान रहे होंगे आप लोग, कहाँ? उड़ीसा में है। साइकिल चलेते चलेते उड़ीसा पहुंच गया। तबे न बोलता है तनी गोड़ चिप दो, तनी पैर दबा दो। सोच तो कितना मेहनत किया होगा, खाली होकर से मिले ले। साइकिल से हमारा इंडिया से बाहर भाग जा रहा है, पाकिस्तान से भारत आ जा रहा है, स्पेन से हजारीबाग आ जा रहा है। कितना मेहनत कर रहा है। तो वही बोलता है रांची हिल। रांची से कहां चल गया? रांची से राउरकेला तेरे लिए आ गया। तो रांची से राउरकेला जा रहा है दोस्तों, काहे? मिले ले। तो सोच, ई रांची यानी झारखंड, और हम बताए थे झारखंड के दक्षिण में कौन सा? उड़ीसा। यानी एक राज्य से दूसरा राज्य चल जा रहा है साइकिल से। सोच कितना हिम्मत है उसमें, कितना पावर है उसमें। उसी को आज हम लोग देख रहे हैं, रांची को। अब रांची हिल को देखते हैं क्या है। यह पर्वत झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कौन? रांची हिल। इसकी ऊंचाई लगभग 350 फीट है। यह पर्वत एक अच्छा धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है। इस पर्वत पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है और इस मंदिर को पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी मंदिर के नाम से किसे जाना जाता है? रांची हिल को जाता है। अब कहीं ना कहीं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के पर्यटन स्थल के नाम बताएं, झारखंड के पर्वत श्रेणी का नाम बताएं, झारखंड के पठारों का नाम बताएं, झारखंड के नदी का नाम बताएं। ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे एक तो क्वेश्चन जरूर आएगा 5 नंबर या 10 नंबर का। इसीलिए ये आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रांची हिल को पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। रांची हिल में किसकी मंदिर है? भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। यह एक धार्मिक स्थल के साथ साथ ये एक पर्यटन स्थल भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 350 फीट है। नेक्स्ट कौन सा पर्वत? टैगोर हिल। कौन सा हिल? टैगोर हिल। देखो टैगोर हिल क्या है। यह पर्वत भी झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। यह पर्वत एक अच्छा धार्मिक स्थल के साथ साथ एक बेहतर पर्यटन स्थल भी है। पर्यटन स्थल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यटन स्थल एग्जाम में आया है, एग्जाम में आएगा, एग्जाम में पूछेगा। टैगोर हिल कहाँ है? रांची में। राजमहल हिल कहाँ है? तो राजमहल हिल जो है ये झारखंड के साहेबगंज जिले में स्थित है। यह पर्वत एक बेहतर पर्यटन स्थल है। इसी पर्वत से ही गुमानी नदी का उद्गम भी होता है।
ये नदी का नाम क्या है? गुमानी नदी। अब गुमानी नदी का उद्गम कहां से माना जाता है? राजमहल की पहाड़ी से। राजमहल की पहाड़ी से गुमानी नदी का उद्गम स्थल है। ये आपके लिए VVI हो जाता है, वेरी वेरी सबसे इंपॉर्टेंट। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग को झारखंड की खनिज और झारखंड का पठार और झारखंड का पर्वत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा झारखंड की नदियां। कौन सा? झारखंड की नदियां। झारखंड में कई नदियां हैं, परंतु ज्यादातर नदियां बरसाती नदियां हैं। कौन सी भैया? झारखंड में बड़ी सारा नदी है, लेकिन ज्यादातर नदियां बरसाती है। अपवाद इसमें बोल दिया है कि सोन नदी बरसाती नदी नहीं है, जिसमें केवल बरसात के दिनों में ही पानी का प्रभाव होता है। इनमें से अधिकतर नदियां गर्मियों के दिन में सूख जाती है अथवा इनके पानी का स्तर बहुत कम हो जाता है। यानी झारखंड में बरसाती नदियां अधिक देखने को मिलती है। सिर्फ सोन नदी जो है वो बरसाती नदी नहीं है, बाद बाकी जितने भी नदियां वो कौन सी नदी है? बरसाती नदी है। झारखंड की कुछ प्रमुख नदियां, अब देखो कौन कौन सी नदियां हैं प्रमुख में? सोन नदी, कौन नदी? सोन नदी। सोना रे सोना चले बो तोरा लेवाले, सोना नदी घुमावे ले, गाना सुने होंगे। तो कौन सा नदी? सोन नदी। अब देख सोन नदी कहाँ? सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। सोन नदी का उद्गम कहां से हो रही है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम स्थल हो रही है। इसकी लंबाई जो है कितना है? 780 किलोमीटर। सोन नदी की लंबाई कितना दोस्तों? 780 किलोमीटर। कहां से निकल रहा है? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकल रहा है। सोन नदी झारखंड के पलामू जिलों से होते हुए बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। अब देख सोन नदी झारखंड के पलामू जिले से होते हुए, झारखंड के पलामू जिले से होते हुए बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी को सोनभद्र और हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी को सोनभद्र और हिरण्यवाह नदी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में सोन नदी की सहायता नदी, अब झारखंड में यानी झारखंड की नदी जो सोन नदी में मिल जाती है, कौन कौन नदी है? उत्तरी कोयल नदी है, जो उत्तर दिशा में सोन नदी से जाकर मिलती है। यानी उत्तरी कोयल नदी झारखंड के उत्तर दिशा में बहती है और बहते बहते कौन सी नदी में मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी में सोने के कण मिलने के कारण इसका नाम सोन नदी पड़ा। यानी सोने का कण भी कहीं ना कहीं सोन नदी में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो बरसाती नदियों के गिनती में नहीं आती। इस नदी में वर्ष भर पानी का बहाव एक जैसा रहता है। यानी हम बताए थे कि सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, जिसमें हमेशा पानी का बहाव एक जैसा रहता है और हमेशा पानी भरल रहता है। तो कहां से निकल रही है? तो मध्य प्रदेश अमरकंटक के पहाड़ी से और पलामू जिला होते हुए बिहार के गंगा नदी से क्या हो जा रही है? मिल जा रही है। दूसरा कौन हो गया? दामोदर नदी। कौन सा हो नदी? दामोदर नदी। अब देखो दामोदर नदी क्या बोलता है? दामोदर नदी का उद्गम लातेहार जिला से हुआ। लातेहार के टोरी से, कहां से? लातेहार के टोरी से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है? दामोदर नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 524 किलोमीटर और झारखंड राज्य में इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। यानी कि टोटल दामोदर नदी की जो लंबाई है वो 524 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में अकेले ही 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है। अब देख भैया, झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी भी है, यानी झारखंड के सबसे लंबी नदी होते के साथ साथ ये दामोदर नदी भी क्या है? वो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी भी है।
दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यही दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, क्योंकि इस नदी के कारण बंगाल में भयंकर बाढ़ आती थी, जिसके कारण जान और माल की काफी मात्रा में हानि होती थी। इसीलिए इसे बंगाल का शोक नदी भी कहा जाता है। कौन से नदी को? दामोदर नदी को। बंगाल की शोक नदी किसे? दामोदर नदी को। परंतु वर्तमान में इस नदी पर दामोदर घाटी परियोजना के द्वारा बहुउद्देशीय बांध परियोजना की व्यवस्था की गई है। दामोदर घाटी परियोजना के कारण अब दामोदर नदी से पश्चिम बंगाल में बाढ़ नहीं आती। बहुत तरह के इस पे नदी परियोजना की गई है, सिंचाई की गई है, नदी सिंचाई परियोजना की जा रही है, डैम बनाया जा रहा है, जिसके कारण अब बंगाल में क्या होती है? बाढ़ नहीं आती है। बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्णरेखा नदी, अब नेक्स्ट आ जाता है कौन? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची जिले से हुआ है। कहां से निकल रहा है स्वर्णरेखा नदी? रांची जिले से स्वर्णरेखा नदी निकल रहा है। यह रांची से लगभग 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव से निकलती है, यानी रांची के नगड़ी से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। इसकी सुनहरी रेत में सोने के कण मिलने के कारण इसका भी नाम स्वर्णरेखा पड़ा। यह नदी भी बरसाती नदी है, इसी कारण यहाँ बरसात के दिनों में ज्यादा पानी होता है और गर्मी के दिन में सूख जाता है। यह झारखंड राज्य की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झारखंड की एकमात्र नदी वो कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा। मतलब कि स्वर्ण रेखा कोई नदी में नहीं मिलती है और वो अकेले जाके बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसीलिए उसे स्वतंत्र अपवाह नदी भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर ही हुंड्रू जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है। यानी हुंड्रू जो जलप्रपात है, हुंड्रू फॉल जो है वो कौन से नदी पे है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी पे है। कितनी है इसकी ऊंचाई? 74 मीटर ऊंचाई है। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां कोकरो, कांची, खरकई और राऊ नदी है। अब कहीं ना कहीं सोन नदी की ये सब क्या है? सहायक नदी है, जो हमारे स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। चलिए, स्वर्ण रेखा नदी पर कोई परियोजना की स्थापना नहीं की गई है। जैसे बराकर नदी बेसिन हो गया, दामोदर नदी बेसिन हो गया, यानी ये सब नदियों पे किसी भी परियोजना का स्थापना किया गया है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी पे कोई नदी परियोजना की स्थापना नहीं की गई थी। तो ये है हमारी झारखंड की नदियां। हम लोग झारखंड के पढ़े, झारखंड के पर्वत को पढ़े, झारखंड के पठार को पढ़े, झारखंड के खनिज को पढ़े, अब झारखंड के नदी को पढ़े। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के जलप्रपात, यानी झारखंड के जलप्रपात को। चलिए देखिए क्या बोलता है। जोन्हा जलप्रपात, यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। जोन्हा जलप्रपात कहाँ है? रांची जिले में स्थित है। जोन्हा गांव के पास होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। इसकी ऊंचाई लगभग 17 मीटर है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जोन्हा जलप्रपात कहाँ है? रांची में। इसकी ऊंचाई कितना है? 17 मीटर। वो कहाँ है? ये जोन्हा गांव में होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। नेक्स्ट क्या बोलता है? हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है? रांची में। कौन से नदी पे? अभी हम लोग पढ़े स्वर्ण रेखा नदी पे। हुंड्रू जलप्रपात, यह जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। यह जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग कितना बच्चों? 74 मीटर है। यह झारखंड की सबसे ऊंची जलप्रपात है और यह भारत का 10वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यानी अब देखिए, ये झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया है। सबसे बड़ा जो हो गया वो जोन्हा जलप्रपात हो जाएगा।
बूढ़ा घाट जिसको बोलेंगे वो सबसे ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हुनरू जलप्रपात हो जाएगा। तीसरा नंबर पर कौन है? रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा मंदिर, छिन्नमस्तिके मंदिर आप लोग गए होंगे। रजरप्पा कौन से जिले में है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रजरप्पा मंदिर कौन से जिले में स्थित है। अच्छा यहां दिए हैं, चलिए देखिए, यह जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है, मतलब कि रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है, जो दामोदर और भेड़ा यानी भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अब रजरप्पा जलप्रपात भी एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये थी आपकी रजरप्पा, झारखंड की जलप्रपात। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो वन यानी जंगल यानी झारखंड के वन को हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल को लगभग 29% भाग वनों से घिरा हुआ है। मतलब कि झारखंड का 29% जो भाग है सिर्फ जंगल से घिरा हुआ है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह झारखंड का 22,977 वर्ग किलोमीटर भूमि में वनों का विस्तार है। झारखंड में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम सिंहभूम जिले में है और सबसे कम वन धनबाद जिले में। यानी झारखंड में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम में, और सबसे कम धनबाद में। अब हम लोग देखते हैं वनों की श्रेणी। अब देखते हैं वनों की श्रेणी क्या बोलते हैं, समझिए। आरक्षित वन, झारखंड में 81% वन आरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं, जहां कुछ हद तक इंसानी गतिविधियों जैसे पशु चराने, चारे की कटाई, पेड़ों की कटाई आदि की अनुमति होती है। यानी कि झारखंड में सबसे अधिक कौन सा वन पाया जाता है? आरक्षित वन पाया जाता है 81%। दूसरा है संरक्षित वन, यानी झारखंड में 18% संरक्षित वन पाया जाता है। झारखंड में 18% वन संरक्षित वनों की श्रेणी में आते हैं, जहां इंसानी गतिविधियां प्रतिबंधित होती है। यहाँ पशु चराने, चारा की कटाई, पेड़ों की कटाई आदि पर भी रोक होता है। और सबसे अंतिम वन में जो आती है वो आती है अवर्गीकृत वन। झारखंड में 1% वन अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आते हैं, जहां इंसानी गतिविधियों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये आपको झारखंड की भौगोलिक स्थिति अच्छे से समझ में आ गई होगी। झारखंड की भौगोलिक स्थिति अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग क्या देखे थे? फिजियोग्राफी एंड जियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया को देख चुके थे पिछले लेक्चर में। आज हम लोग झारखंड को देख चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों लेक्चर आप लोग के लिए बेनिफिट साबित हुई होगी और होगी। चलिए एक बार मैं आप लोग को फिर से याद दिला देता हूं कि सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, पेड क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देर मत कीजिए और जल्द से जल्द पेड ग्रुप में जुड़ के और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। 18 जून से स्टार्ट हो चुका है पेड क्लास। जल्द से जल्द 599 रुपए देकर सेमेस्टर 2 के पेड क्लास से जुड़ जाइए और जल्द से जल्द 799 रुपए देकर सेमेस्टर 4 की पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास जो इंपॉर्टेंट थी वो कंपटीशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और साथ ही साथ एग्जाम को लेकर ये आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।